हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए प्रश्न पत्र प्रथम, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। पिछले वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था मुद्रा क्या है, मुद्रा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, मुद्रा का अर्थ, परिभाषा, मुद्रा की विशेषताएं या प्रकृति तथा मुद्रा के कार्यों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं मुद्रा का महत्व एवं भूमिका। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आप। स्टार्ट करते हैं हम मुद्रा का महत्व। जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। यानी कि मुद्रा मानव की आर्थिक गतिविधियों का क्या है, मुख्य आधार होता है। अर्थव्यवस्था में जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्पादन की है, विनिमय, वितरण, रोजगार, तो उन सब का मुख्य आधार मुद्रा ही होती है। और जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी में पहिए का महत्व होता है, ठीक है ना। जैसे पहिया अगर नहीं चल रहा है, व्हील अगर आपका काम नहीं करता, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा रूपी व्हील नहीं है या कम है, किसी भी प्रकार से मुद्रा रूपी व्हील काम नहीं कर रहा, तो वो अर्थव्यवस्था गति प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि गाड़ी में जितना महत्व पहिए का है, वही महत्व अर्थव्यवस्था में मुद्रा का है। तो इस प्रकार से आर्थिक जीवन में मुद्रा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है मुद्रा को। इसी तरह से यदि हम मुद्रा के महत्व को देखें, तो मुद्रा के महत्व को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को देखा जा सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में मुद्रा का क्या महत्व है, वो हम देखते हैं विभिन्न आधारों पर। पहला आधार है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, मुद्रा की क्या भूमिका होती है। पॉइंट में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक। अर्थात क्या मीन्स हुआ, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं मनुष्य की, वो सब किस पे आधारित है, मुद्रा पे। अगर मुद्रा उसके पीछे नहीं हो तो कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं की जाएगी। मुद्रा उसको प्रेरणा प्रदान करती है। अर्थात आप समझो एक एग्जाम्पल से कि अगर व्यवसाय में लाभ प्राप्त नहीं हो तो उद्योगपति व्यवसाय क्यों करेगा। वो लाभ उसके पीछे एक प्रेरक शक्ति है। जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा, वो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा, नए नए इनोवेशन करेगा। तो ये है उसके पीछे प्रेरणा शक्ति। तो मुद्रा और लाभ को किस में मापा जाता है, मुद्रा में। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा कौन प्रदान करता है, आर्थिक क्रियाओं को गति प्रदान करती है मुद्रा। नेक्स्ट, आर्थिक घटनाओं, कार्य तथा वस्तुओं का मापदंड। यानी कि इन सब, चाहे वो आर्थिक क्रिया है या कोई भी कार्य है या वस्तुओं का मूल्य है, इन सबको किस में मापा जा सकता है, मुद्रा में। यानी कि मुद्रा एक मापदंड प्रस्तुत करती है इन सभी के मूल्य को मापने का, कीमत को मापने की या उपयोगिता को मापने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थ विज्ञान की धुरी। अर्थ विज्ञान की धुरी से क्या मतलब हुआ, यानी कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका केंद्र बिंदु मुद्रा है। यानी कि मुद्रा के चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था क्या करती है, चक्कर लगाती है। चाहे वो उत्पादन की क्रिया है, उपभोग की क्रिया है, विनिमय या वितरण की क्रिया है, कोई भी क्रिया है, मुद्रा के बिना, मुद्रा के अभाव में पूरी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु मुद्रा है। यानी कि मुद्रा के चारों ओर ही अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। पूंजीवाद का आधार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन है, मुद्रा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सारी क्रियाएं मुद्रा के द्वारा संपादित की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राजा वही है जिसके पास सबसे ज़्यादा मुद्रा है, उसी की पूंछ होगी। तो इस प्रकार से पूंजीवादी आर्थिक गतिविधियां जितनी भी है पूंजीवाद के अंतर्गत, उन सबका मुख्य आधार मुद्रा ही है। साख निर्माण का आधार। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी बैंकिंग और वित्तीय क्रियाएं संपादित की जाती है, वो सब किस पे निर्धारित है, किस पर आधारित है, साख पर। वर्तमान समय में सारी आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु साख है। साख के आधार पर ही सारे लेन देन किए जा रहे हैं। व्यावसायिक क्रियाओं में सारे लेन देन
साख पर आधारित है और साख स्वयं किस पर आधारित है? मुद्रा पर। यानी कि बैंक साख का निर्माण कैसे करते हैं? मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा है बैंकों के पास तो वो साख का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साख निर्माण का आधार क्या हुआ? मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक प्रगति का सूचक। देखिए किसी भी देश में जो आर्थिक प्रगति है उसकी माप कैसे की जाती है? कौन सा देश ज़्यादा संपन्न है, इसकी माप की जाती है उस देश की राष्ट्रीय आय के माध्यम से या प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा है या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, ये माना जाएगा कि ये देश ज़्यादा विकसित है, डेवलप है। इसी आधार पर आप देखिए कि उस देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन कैसे हुआ? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की मापन किसके आधार पर किया जाता है? मुद्रा के आधार पर। तो इस प्रकार से आर्थिक प्रगति का सूचक कौन है? मुद्रा। आर्थिक जीवन का नियमन। आर्थिक जीवन के नियमन से क्या तात्पर्य हुआ? यानी कि जो आर्थिक जीवन है उसका संचालन, नियमन और नियंत्रण मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा मानव जीवन पर जो भी प्रभाव है, मुद्रा अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों डालती है, लेकिन इन प्रभावों का नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा। इन प्रभावों का डिसीजन कौन करता है? मुद्रा। यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है तो वो अपनी जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है, अच्छी लाइफ स्टाइल वो काम में ले सकता है। और यदि व्यक्ति के पास मुद्रा कम है, कम मात्रा में है, तो उसकी लाइफ स्टाइल वैसी ही रहेगी, उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, उसका जीवन स्तर भी बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं हो पाएगा। इसीलिए आर्थिक जीवन का नियमन कौन करता है? मुद्रा। जिसके पास जितनी ज़्यादा मुद्रा है वो उतना ही डेवलप हो गया, विकसित होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार। ये आपको पता है कि जो हमारी सभ्यता है प्रारंभिक काल में सामान्य सभ्यता थी, यानी कि उच्च आदर्श पर विद्यमान थी, और वर्तमान समय में किस पे निर्भर है? भौतिकता पर, दिखावे पर। भौतिकता का यहाँ तात्पर्य है प्रदर्शन, दिखावा। यानी कि मुद्रा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो किसके माध्यम से प्राप्त होगी? मुद्रा के माध्यम से। यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है तो वो टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी उससे रिक्वायरमेंट है वो सब खरीद सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा मानव जीवन की उन्नति का मुद्रा के माध्यम से ही संभव है, और मुद्रा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। नेक्स्ट, मुद्रा रोजगार सृजन में सहायक है। देखिए जितनी भी रोजगार के साधन हैं ये कब डेवलप होंगे? यदि किसी देश के पास मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वहाँ नए नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, और जब नए उद्योग स्थापित होंगे तो उनमें लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से मुद्रा के द्वारा ही नए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है, नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। तो इस प्रकार मुद्रा रोजगार सृजन में भी सहायक है। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? देखिए उत्पत्ति के जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें उत्पत्ति के सभी साधनों का सहयोग लिया जाता है। उत्पत्ति के साधन मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो इस प्रकार से उत्पादन कार्य में इन सभी साधनों का योगदान होता है। अब जो भी प्रोडक्शन हुआ उनमें इन साधनों का जितना योगदान है उसके अनुपात में इन साधनों को भुगतान किया जाएगा, और उस भुगतान का आधार क्या है? मुद्रा। इस प्रकार से उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का उत्पादन में कितना योगदान रहा है इसका निर्धारण मुद्रा के माध्यम से किया जाएगा, और मुद्रा के माध्यम से ही इनको भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से वितरण में भी मुद्रा का महत्व निर्धारित होता है, सिद्ध होता है। अगला देखिए, उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें किसका महत्व है? मुद्रा का। यदि किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा है, मौद्रिक संसाधन उपलब्ध है, तो वो आसानी से कच्चा माल प्राप्त कर सकता है और उनसे आसानी से प्रोडक्शन कर सकता है, उत्पादन कार्य कर सकता है। श्रम विभाजन
और विशिष्टीकरण कर सकता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण मैंने आपको बताया था, किसी कार्य विशेष में कुशलता प्राप्त करना, तो ये कार्य भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। या उत्पादन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग प्राप्त कर सकता है। उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, कितना उत्पादन में किस साधन को कितने अनुपात में लगाया जाए, इसका निर्धारण कौन करेगा? मुद्रा के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। साथ ही बचत, विनियोग या पूंजी निर्माण, ये सारी क्रियाएं भी मुद्रा पर आधारित है। कितनी बचत होगी वो भी मुद्रा के रूप में होती है। उन बचतों को विनियोग किया जाता है मुद्रा के रूप में। तो इस प्रकार से बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण में भी मुद्रा का महत्व सिद्ध होता है। उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता बनी रहती है, यानी कि उत्पत्ति के साधन कहीं पर भी आ जा सकते हैं। किसी भी साधन को किसी भी कार्य में उसकी योग्यता के अनुसार लगाया जा सकता है, और ये किसके आधार पर होता है? मुद्रा के आधार पर। उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, कितना प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन की कितनी मात्रा की जाए, ये किसके आधार पर निर्धारित होता है? मुद्रा के माध्यम से। अगर मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा किया जा सकता है, और यदि मुद्रा की मात्रा कम है तो प्रोडक्शन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन सभी आधारों पर हम बता सकते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? उपभोग के क्षेत्र में आप देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मुद्रा है, पैसा है, तो वो अपना जीवन स्तर उन्नत कर सकता है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही सुख सुविधाओं की प्राप्ति करेगा, और जितनी ज़्यादा उसे सुख सुविधाएं प्राप्त होगी उसका जीवन स्तर भी उतना ही उन्नत होगा। साथ ही उपभोग में वर्तमान में उपभोग करना है या भविष्य में उपभोग करना है, ये किस पर आधारित है? मुद्रा पर आधारित है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, अपने उपभोग को भविष्य के लिए पोस्टपोन कर सकता है, स्थगित कर सकता है। मुद्रा के आधार पर वो भविष्य में किसी भी समय उपभोग कर सकता है। इसके अलावा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ईयर में, अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होती है। एक उपभोक्ता कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का उपभोग करता है, तो उस उपयोगिता का मापन किस में किया जाता है? मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, फर्स्ट ईयर में। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि का मापन भी मुद्रा में किया जाता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का मापन, यानी कि एक उपभोक्ता ही बाजार का राजा है। यदि उसके पास पैसा है तो ये माना जाएगा कि ये बाजार का राजा है, और प्रत्येक विक्रेता उसको अपनी वस्तुएं विक्रय करने की बात करेगा। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई भी विक्रेता उसे अपनी वस्तु देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उपभोक्ता की प्रभुसत्ता भी मुद्रा के माध्यम से ही स्थापित होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा की क्या भूमिका है या क्या महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। राजनीतिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। क्या महत्व है? आप देखिए, एक मिनट, एक रह गया था अपना, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक काल में वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी मुद्रा के चलन से पूर्व में। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था वस्तु विनिमय में क्या कठिनाइयाँ थी, किस वस्तु के लिए कौन सी वस्तु दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए, वस्तु का किस आधार पर आदान प्रदान हो, तो ये डिसाइड करना बहुत ही कठिन कार्य था। तो इन सारी कठिनाइयों का समापन किसने किया है? मुद्रा ने। तो इस प्रकार वस्तु विनिमय के अंतर्गत बहुत ही सरलता उत्पन्न कर दी है मुद्रा ने। आधुनिक बाजार व्यवस्था को स्थापित किया है मुद्रा ने। आधुनिक बाजार व्यवस्था किस पर आधारित है? मुद्रा पर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने में मुद्रा सहयोगी रही है। विनिमय के क्षेत्र में आसानी से मुद्रा के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों पर व्यापारिक क्रियाएं संपादित की जा सकती है। वस्तुओं का लेन देन किया जा सकता है और उनके बदले में उचित मुद्रा की राशि प्राप्त की जा सकती है। और साथ ही साथ विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु का मूल्य का निर्धारण भी मुद्रा में ही किया जाता है। तो इस प्रकार मूल्य निर्धारण का आधार भी मुद्रा ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक चेतना।
देखिए, एक जनता में राजनीतिक चेतना क्यों उत्पन्न होती है, कब होगी? ये हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक सरकार कर लगाती है और कर के रूप में आय प्राप्त करती है। जब जनता अपनी आय इन करों के रूप में सरकार को पे करती है तो उसमें चेतना जागृत हो जाती है। जब मुद्रा के रूप में इस प्रकार अपना पैसा करों के रूप में दिया जाता है तो जनता देखती है कि ये सरकार ने हमारी मुद्रा का उपयोग सही किया है या नहीं किया है, सही स्थान पर कर रही है या उसका अनुचित उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जनता अपनी द्वारा कर के रूप में दी गई मुद्रा का सदुपयोग और दुरुपयोग को लेकर जागृत हो जाती है कि सरकार उसके द्वारा जो कर दिए गए हैं मुद्रा के रूप में उनके सदुपयोग कर रही है या दुरुपयोग। तो इस प्रकार राजनीतिक चेतना जागृत होती है कि कौन सी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? मुद्रा पर। जिस दल के पास, जिस प्रत्याशी के पास ज़्यादा मुद्रा है उसकी स्थिति उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक, जैसे अभी आपने देखा था किसी राज्य में, हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त होती है या मंत्रियों की या विभिन्न एमएलएज वगैरह। तो ये क्या है, किसके आधार पर? मुद्रा के आधार पर। जिस दल के पास ज़्यादा मुद्रा है उसका प्रभुत्व होगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? मुद्रा। तो उस क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में भी मुद्रा का महत्व बढ़ जाता है। और अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मैंने आपको बताया था कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, यदि किसी देश के पास मुद्रा अधिक मात्रा में है तो वो वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा और उसके निर्यातों में वृद्धि होगी। इस प्रकार से विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी और जब विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो आपस में विभिन्न देशों की निर्भरता में वृद्धि होगी और इस प्रकार निर्भरता में वृद्धि होने से विभिन्न देश मिलकर आपसी सहयोग और भाईचारे से काम करेंगे। उनमें आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाकर, आयात निर्यात बढ़ाकर आपस में निर्भरता में वृद्धि होगी और सहयोग और भाईचारे की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा के द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधाओं, समाज कल्याण केंद्रों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक विकास को गति प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि एक मुद्रा ही है जिसके द्वारा हम विभिन्न सामाजिक सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। सामाजिक सेवाएं कौन सी हो गई? यदि शिक्षा का विकास करना है, चिकित्सा सुविधाओं का विकास करना है, समाज कल्याण केंद्रों की स्थापना करनी है, तो ये सब किसके आधार पर संभव है? मुद्रा के द्वारा। अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हैं, विश्वविद्यालय स्थापित करने हैं, तो मुद्रा के द्वारा ही स्थापित किए जा सकते हैं। यदि देश में मुद्रा का अभाव है तो इन सुविधाओं का विकास भी नहीं हो सकता। तो समाज का कल्याण मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। जितनी ज़्यादा देश के पास मुद्रा है उतनी ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। तभी तो सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, करों को बढ़ाकर और अन्य शुल्क बढ़ाकर। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ताकि मुद्रा प्राप्त की जाए करों के रूप में या अन्य जुर्माने शुल्क के रूप में और उसका समाज कल्याण में समाज के ऊपर व्यय कर दिया जाए। तो इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व स्थापित होता है। इस संबंध में एक हमारे बहुत अच्छे से अर्थशास्त्री हुए हैं होरेश, उन्होंने कहा है, मुद्रा की पवित्र प्रतिभा के सामने मानवीय तथा देवीय कीर्ति, प्रतिष्ठा तथा मूल्य सभी चीज़ें नीचे झुक जाती है। यानी कि मुद्रा को इन्होंने क्या बताया है? देवीय प्रवृत्ति से भी ऊपर, देवीय कीर्ति से भी ऊपर। इसका क्या तात्पर्य हुआ? सीधी सी बात है, यदि मुद्रा है किसी के पास, व्यक्ति के पास, तो वो सभी के ऊपर उसका व्यय कर सकता है, वो अच्छे से काम कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो उसको अपने घर वाले, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, वो भी बोझ लगने लगेंगे क्योंकि वो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं खरीद सकता। इसीलिए होरेश महोदय ने मुद्रा को बहुत ही पवित्र मानकर ये माना है कि देवीय प्रवृत्ति भी उसके
नीचे है वो उससे भी ऊपर है, क्योंकि यदि पैसा है तो व्यक्ति धार्मिक कार्य भी करेगा, धर्म में उसकी रुचि बनी रहेगी, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा नहीं है तो वो धार्मिक कार्यों में भी कोई रुचि नहीं लेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो समाज में मुद्रा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मुद्रा को देवीय प्रकृति का माना गया है या उससे भी ऊपर माना गया है, बहुत ही पवित्र वस्तु मानते हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अपनी बात को सारांशित करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि मुद्रा का हर क्षेत्र में महत्व है जीवन का, चाहे आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक है या सामाजिक क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व दृष्टिगोचर होता है। मुद्रा के माध्यम से ही सभी क्रियाएं जीवन में आसानी से संचालित की जा सकती है, और मुद्रा के अभाव में जीवन जीना बहुत ही दुभर हो जाता है। मुद्रा के अभाव में किसी भी क्रिया का संचालन अच्छे से नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अपने आज का व्याख्यान समाप्त करते हुए, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है, इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, और थैंक यू वेरी मच।